नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडरे से कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने की मुलाकात। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तालुके के मरकुंडा ग्राम पंचायत में 15वें निधि के अनुदान में गबन हुआ है। कर्नाटका फर्स्ट पीयूसी परिणाम 2024 30 मार्च को। इन सरल चरणों का उपयोग करके केएसईबी कक्षा 11 के अंक डाउनलोड करें। बेंगलुरु में एएनआई रिपोर्टर ने महिला पत्रकार पर शारीरिक और मौखिक हमला किया। पहले कांग्रेस को लगा हाईकोर्ट से झटका, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया 1700 करोड़ का नोटिस। यूपी को कानून के शासन से नहीं बल्कि बंदूक के शासन से चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच नेताओं के आपस में मिलने मिलाने के सिलसिले भी जारी हैं। वन पर्यावरण और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे से कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी के आवास पर मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री रहीम खान, पूर्व विधायक अशोक खेड़ी, बीदर नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, गारंटी योजना के सदस्य साजिद पाशा, केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर अहमद खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तालुके के मरकुंदा ग्राम पंचायत में 15वें वित्त निधि के अनुदान में गबन हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की है। पंचायत अध्यक्ष और विकास अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2019-20 से 2023-24 तक निधि अनुदान में कोई कार्य किए बिना झूठे बिल के निर्माण से धन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने मांग की है कि इस गड़बड़ी की व्यापक जांच कराई जाए और पंचायत प्रधान और विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के एसईबी कल 30 मार्च 2024 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कर्नाटका पीयूसी परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। जो उम्मीदवार फरवरी 2024 में पहली पीयूसी वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे परिणाम देखने के लिए carresults.nic.in पर जा सकते हैं। केएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। एक अपमानजनक घटना में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की एक महिला रिपोर्टर के साथ समाचार एजेंसी एएनआई के लिए काम करने वाले एक रिपोर्टर ने मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और शारीरिक हमला किया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई है और पीटीआई के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट की गई, जिसमें महिला रिपोर्टर एलिजाबेथ और एएनआई रिपोर्टर राघवेंद्र के बीच तीखी बहस होती दिख रही है, जिसके बाद राघवेंद्र उसे 2-4 थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वह तभी रुका जब आसपास के अन्य लोगों ने उसे जबरन पीछे धकेल दिया। यह घटना गुरुवार 28 मार्च को बेंगलुरु में कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक प्रेस वार्ता के दौरान हुई। एएनआई द्वारा घृणित व्यवहार रिपोर्टर, जिसने एक प्रेस कार्यक्रम में युवा पीटीआई महिला रिपोर्टर के साथ शारीरिक रूप से मारपीट की और मौखिक रूप से यौन अपशब्द कहे। पीटीआई ने एक बयान में कहा कि पीटीआई प्रबंधन और उनके सहयोगी नाराज हैं और इस अकारण हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पीटीआई अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। चौंकाने वाली घटना पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे रिपोर्टर सदमे में है। पीटीआई राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करेगी। क्षेत्र के वीरशैव लिंगायत मठों के एक समूह द्वारा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी उम्मीदवारी को धारवाड़ से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी दबाव में नजर आ रहे हैं। निर्दोष होने का दावा करने के बावजूद मंत्री ने कहा कि उन्हें माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं है। हालांकि धारवाड़ मुरघा मठ के संत ने उम्मीदवारों में बदलाव की मांग से खुद को अलग कर लिया है। क्षेत्र के विभिन्न लिंगायत मठों के प्रमुखों ने बुधवार को मुरसवारी मठ में मुलाकात की और जोशी पर सभी समुदायों के नेताओं पर व्यवस्थित रूप से अत्याचार करने और समुदायों के धार्मिक प्रमुखों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने धारवाड़ से जोशी की उम्मीदवारी का विरोध करने का संकल्प लिया, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और जोशी की उम्मीदवारी के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। जोशी ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि अगर डिंगलेश्वर स्वामी जी मेरी गलती बताएंगे तो मैं उनसे माफी मांगने में संकोच नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं स्वामी का बहुत सम्मान करता हूं और अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर दिया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस के लिए बीते गुरुवार का दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। पार्टी की पहली दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया है। इसी के साथ कांग्रेस की मुश्किल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई डिमांड नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए है। इसमें विभाग की ओर से जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये राशि अभी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2021-22 से लेकर 2024-25 की इनकम टैक्स का रिवैल्यूएशन का इंतजार कर रही है। इसकी कट ऑफ तारीख रविवार को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए कर रिवैल्यूएशन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि अन्य वर्ष के लिए रिवैल्यूएशन शुरू करने में हस्तक्षेप से इनकार करने के पहले के फैसले के अनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला वर्ष 2017 से 2021 तक के वैल्यूएशन से संबंधित है। पिछले हफ्ते खारिज की गई अन्य याचिका में कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 वैल्यूएशन वर्ष से संबंधित रिवैल्यूएशन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी है। बीते दिन माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होगी। आज मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसी बीच माफिया की मौत को लेकर देश की राजनीति भी उबाल मार रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि यूपी बंदूक के शासन से चलाया जा रहा है। आगे कहा कि परिवार को आशंका थी कि उसे जेल के अंदर मार दिया जाएगा। एएनआई के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राज्य उत्तर प्रदेश को कानून के शासन से नहीं बल्कि बंदूक के शासन से चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी न्यायिक हिरासत में थे जब उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। परिवार को पहले से आशंका थी कि उसे जेल के अंदर मार दिया जाएगा और अब उसकी मौत हो गई है। साथ ही परिवार का यह भी कहना है कि उसे धीमा जहर दिया गया था। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कुछ कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनीता ने जनता द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में सुनीता केजरीवाल को पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाजत दे रखी है। इस दौरान सुनीता ने कहा, आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई और बेटे का साथ नहीं देंगे? मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर 8297324624 दे रही हूं। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आज सांसद नवनीत रवि राणा और विधायक रवि राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नवनीत रवि राणा ने अमित शाह और बीजेपी का आभार व्यक्त किया
और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बनकर आगे काम करूंगी। बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भाजपा में शामिल होने के बाद अमरावती से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। नवनीत राणा बुधवार देर रात अपने समर्थकों के साथ नागपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के आवास पर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होगी, जहां एक और नवनीत राणा दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रही है। तो वहीं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को पार्टी में शामिल करने और उन्हें चुनाव लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी का फैसला महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े कुछ नेताओं को रास नहीं आया है और उन्होंने इसे राजनीतिक आत्महत्या करार दिया है। इस घटनाक्रम की न केवल कांग्रेस ने आलोचना की है, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी निर्दलीय विधायक बच्चू कडू और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से जुड़े पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। कडू ने राणा की उम्मीदवारी को लोकतंत्र का पतन बताया और कहा कि उन्हें हराना होगा। अडसूल ने इस कदम को महायुति का राजनीतिक आत्महत्या वाला कदम बताया और घोषणा की कि भले ही उनकी पार्टी उनका समर्थन नहीं करे, फिर भी वह राणा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। ईडी ने केजरीवाल की आगे की हिरासत के लिए दायर अपने आवेदन में कहा कि एजेंसी के बार बार समन को नजरअंदाज करने से भी अपराध में उनकी संलिप्तता का अतिरिक्त अनुमान लगाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है, क्योंकि उनकी मौजूदा 6 दिन की ईडी रिमांड गुरुवार को खत्म हो रही थी। इसने अपनी रिमांड याचिका में कहा दिनांक 30 अक्टूबर 2023, 18 दिसंबर 2023, 22 दिसंबर 2023, 12 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024, 26 फरवरी 2024 और 16 मार्च 2024 को समन जारी करके जांच में सहयोग करने के कई अवसर देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर इन समन की अवज्ञा की है और बयान दर्ज कराने के लिए खुद पेश नहीं हुए। इसमें कहा गया कि इस संबंध में एसीएमएम राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आईपीसी की धारा 174 के तहत एक अलग शिकायत भी दायर की गई है। समन की अवहेलना करने के आचरण से भी इस अपराध में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता का अतिरिक्त अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को पीएमएलए की धारा 17 के तहत एक बयान दर्ज किया गया है, जहां उन्होंने सच्चाई का खुलासा नहीं किया और न ही सही तथ्य दिए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायली हमले का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने भीषण पलटवार किया है। लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने इजरायल के हवाई हमलों के प्रतिशोध में उत्तरी इजरायल में भारी विस्फोटकों से लैस रॉकेट की बौछार कर दी। इससे इजरायल को भारी नुकसान होने की आशंका है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने एक रात पहले इजरायल के हवाई हमलों के प्रतिशोध में बृहस्पतिवार को पहली बार असैन्य ठिकानों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया है। उसके अनुसार इजरायल के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत होगी, जिनमें कई पराचिकित्सक भी शामिल थे। स्थानीय मीडिया में कहा गया है कि रॉकेट हमले में किसी भी इजरायल के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली सेना ने अभी रॉकेट हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा में 7 अक्टूबर को इजरायली हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही यह चिंता बढ़ गई है कि इजरायल और लेबनान की सीमा पर लगभग हर दिन झड़पों से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होता है। बुधवार को हवाई और रॉकेट हमले में 16 लेबनानी और 1 इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हेगारी ने बताया कि इजरायल ने पिछले सप्ताह 30 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया था और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका। भारत शुरू से ही रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म करने की अपील करता रहा है। पीएम मोदी के रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाने की उम्मीद में जेलेंस्की ने अपने विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा को भारत भेजा है। जेलेंस्की को उम्मीद है कि पीएम मोदी और एस जयशंकर रूस से बातचीत कर युद्ध में शांति को लेकर कोई न कोई उपाय जरूर खोज लेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच कीव के शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार 28 मार्च को दक्षिण एशिया देश के 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले कुलबे भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करना भी चाहते हैं। आज 29 मार्च विदेश मंत्री एम जयशंकर के साथ बैठक के अलावा यूक्रेनी विदेश मंत्री भारतीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री के साथ भी बातचीत करेंगे।
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडे से कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने की मुलाकात। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तालुके के मरकुंडा ग्राम पंचायत में 15वें निधि के अनुदान में गबन हुआ है। कर्नाटका फर्स्ट पीयूसी परिणाम 2024 30 मार्च को। इन सरल चरणों का उपयोग करके केएसईबी कक्षा 11 के अंक डाउनलोड करें। बेंगलुरु में एएनआई रिपोर्टर ने महिला पत्रकार पर शारीरिक और मौखिक हमला किया। पहले कांग्रेस को लगा हाईकोर्ट से झटका, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया 1700 करोड़ का नोटिस। यूपी को कानून के शासन से नहीं बल्कि बंदूक के शासन से चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।